गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 5 का पार्ट 2 कंप्लीट किया था। आज हम हमारा न्यू चैप्टर जो हमारे रेनबो बुक का है वो है चैप्टर 6 ऑन रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर। साहित्य के संबंध में जो अध्ययन है हम उस अध्ययन पर डिस्कस करेंगे कि साहित्य का अध्ययन के साथ क्या संबंध है। तो उसके साथ हम इस चैप्टर 6 को स्टार्ट करते हैं, जिसको लिखने वाले हैं लैब्यो हैनो, जो इसके राइटर हैं। अब हम ये हमारा जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 बहुत ही अच्छा चैप्टर है। हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। वेरी फ्यू पर्सन नो हाउ टू रीड। अब राइटर कह रहा है कि बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ना जानते हैं। पढ़ तो सभी पढ़ते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो पढ़ना जानते हैं। इनका सेंस कुछ और है, ये बात ध्यान रखना। और पढ़ना तो सभी जानते हैं, लेकिन पढ़ना जानते हैं इसका अर्थ यहाँ कुछ और है। क्या है? Considerable experience with literature is needed before test and discrimination can possibly be acquired, and without this it is almost impossible to learn how to read. अब क्या कहा जा रहा है? Considerable यानी अत्यधिक मात्रा में। अत्यधिक मात्रा में क्या? एक्सपीरियंस, अनुभव। अत्यधिक मात्रा में अनुभव विद लिटरेचर, साहित्य के साथ, इज नीडेड, आवश्यक है। साहित्य के साथ अत्यधिक मात्रा में अनुभव आवश्यक है। बिफोर टेस्ट, यहाँ टेस्ट का अर्थ है पढ़ने में रुचि। पढ़ने में रुचि से पहले, एंड डिस्क्रिमिनेशन, और सही समझ जो पुस्तकों की होती है वह पुस्तकों की सही समझ भी आवश्यक है। कैन पॉसिबली बी एक्वायर्ड, जिसको संभवतया प्राप्त किया जा सकता है। एंड विदाउट दिस, और इसके बिना, अगर आप में पुस्तकों की सही समझ नहीं है, आपके अंदर पढ़ने की रुचि नहीं है, तो इनके बिना इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू लर्न हाउ टू रीड। यह लगभग असंभव है। ये वर्ड याद रखना, इसने वर्ड यूज किया है ऑलमोस्ट। लगभग असंभव है कि टू लर्न हाउ टू रीड, इस बात को सीखना कि पढ़ना कैसे है, यह लगभग क्या है? असंभव है। कब असंभव है? जब आपको पढ़ने में रुचि नहीं है, आप में पुस्तकों की सही समझ नहीं है, कौन सी पुस्तक आपके लिए अच्छी है। अगर ये दो चीजें आपके अंदर गुण नहीं है तो इसका मतलब आप पढ़ने में लगभग क्या हो? सीखने में असमर्थ। अब लगभग वर्ड यूज क्यों किया? उसके लिए क्या करना है? आई से ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। लेखक ने कहा, मैंने कहा, क्या कहा मैंने? कि लगभग असंभव है। ये बात याद रखना। लेखक ने कहा ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, लगभग असंभव है। अब क्यों कही ये बात? कि सिंस देयर आर, अंडरलाइन कर लेना, सिंस देयर आर सम रेयर मैन हु थ्रू a kind of inherited literary instinct are able to read very well even before reaching the age of 25 years. क्या कहा लेखक ने? राइटर ने कहा आई से ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, मैं कहता हूं कि लगभग असंभव है। सिंस देयर आर सम रेयर मैन, क्योंकि कुछ दुर्लभ व्यक्ति ऐसे होते हैं, दुर्लभ, रेयर मैन, दुर्लभ व्यक्ति जो बहुत ही कम मतलब मिलते हैं, हु, जो कि थ्रू ए काइंड ऑफ इनहेरिटेड लिटरेरी, जन्मजात आध्यात्मिक इंस्टिंक्ट यानी प्रवृत्ति, नेचर, तो जो अपने जन्मजात साहित्यिक प्रवृत्ति के माध्यम से, कई दुर्लभ लोग ऐसे होते हैं जो अपने जन्मजात साहित्यिक प्रवृत्ति के माध्यम से आर एबल टू रीड, पढ़ने में समर्थ हो जाते हैं। वेरी वेल, बहुत ही अच्छे तरीके से।
इवन बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 25 ईयर्स, 25 साल की उम्र में पहुंचने से पहले ही कुछ रेयर मैन ऐसे होते हैं जिनमें जन्मजात ये पढ़ने की प्रवृत्ति होती है, जो अच्छी तरह से पढ़ने में क्या हो जाते हैं, समर्थ हो जाते हैं। जन्मजात गुण होते हैं, कईयों में उनके पेरेंट्स, दादा वगैरह और भी जो भी हैं वो अपने अच्छे साहित्यिक कलाकार थे, पढ़ने में उनकी रुचि थी, वही रुचि उनके बच्चों में आई, तो ये जन्मजात गुण कहा जाता है, इनहेरिटेड कहा जाता है इसको। उनके लिए कहा जा रहा है कि वो 25 ईयर से पहले क्या हो जाते हैं, ऐसे पहुंचते उससे पहले पढ़ने में समर्थ हो जाते हैं। यहाँ तक अंडरलाइन करना एक क्वेश्चन का आंसर है। नाउ नेक्स्ट, बट दीज आर ग्रेट exceptions and I am speaking of the average. For to read the characters of the letters of the text does not mean reading in the true sense. क्या कहा जा रहा है, बहुत बढ़िया बात कही है राइटर ने, but these are great exception, great obsession, great यानी अत्यधिक और exception यानी अपवाद, लेकिन यह तो बहुत ही अपवाद की बात है, बहुत ही अपवाद ही। अब रेयर की बात चल रही, रेयर क्या होता है, रेयर अपवाद होता है, एक्सेप्शन होता है, ये बहुत ही रेयर व्यक्तियों की बात चल रही है, अपवाद माना जाता है इसको केवल। एंड आई एम स्पीकिंग ऑफ द एवरेज, और मैं सामान्य लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं कोई रेयर पर्सन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एवरेज लोगों की बात कर रहा हूँ। फॉर क्योंकि टू रीड द कैरेक्टर्स ऑफ द लेटर्स, शब्दों के अक्षर्स को पढ़ना, शब्दों के पात्रों को पढ़ना, कैरेक्टर्स को पढ़ना, ऑफ द टेक्स्ट किसी पुस्तक के अक्षरों को पढ़ना, डज नॉट मीन रीडिंग इन द ट्रू सेंस, सही अर्थ में, ट्रू सेंस में पढ़ना नहीं है। कोई किताब रखी आपके सामने, आपने क्या किया, उसको पढ़ना स्टार्ट कर दिया, वो सही तरीके से पढ़ना नहीं माना जाता। क्यों, ऐसा क्यों कहा भाई राइटर ने, भाई मेरे सामने ये लिखा हुआ है ऑन रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर, मैंने इसको इस तरह से पढ़ लिया, लेकिन लेखक क्या कह रहा है, इसको इस तरह से पढ़ना, केवल शब्दों को पढ़ना, सही अर्थों में पढ़ना नहीं माना जाता। तो क्या करें, you will often find yourself reading words or characters automatically, even pronouncing them quite correctly, while your minds are occupied with a totally different subject. अब क्या कह रहा है, बहुत ही, अब उसका अर्थ क्या कह रहा है, भाई आप केवल किताब पढ़ते हो, अक्षर पढ़ लेते हो, वो सही अर्थों में पढ़ना नहीं है। क्यों, you will often find, तुम प्राय पाओगे अपने आप को रीडिंग पढ़ते हुए वर्ड्स और कैरेक्टर शब्दों को ऑटोमेटिकली अपने आप ही, कई बार क्या होता है तुम शब्दों को अपने आप ही पढ़ते हुए पाओगे, कोई लाइन पढ़ रहे हो, मिलता ही पढ़ा ऑन रीडिंग, और आपने उसको ध्यान नहीं दिया फिर भी पढ़ लिया इन रिलेशन टू लिटरेचर, इसका मतलब पहले से आपको पढ़ा हुआ है। कई अक्षरों को, कई पुस्तक के सेंटेंस को हम अपने आप ही पढ़ते हुए पाया जाता है, तो क्या है, इवन प्रोनाउंसिंग देम क्वाइट करेक्टली, और यहाँ तक कि उनका जो उच्चारण है, प्रोनाउंसिंग, वो भी बिल्कुल सही होता है, सटीक होता है। और while your minds are occupied, जबकि तुम्हारा जो दिमाग है वो occupied लगा हुआ है with a totally different subject, पूरी तरह से भिन्न विषय पर, भिन्न सब्जेक्ट पर तुम्हारा दिमाग टिका हुआ है। मान लो तुम पढ़ तो इंग्लिश रहे हो और तुम्हारा ध्यान मैथ पर है, पढ़ जरूर रहे हो, तुम्हारा हाथ चल रहा है, तुम्हारा मुंह भी चल रहा है, तुम पढ़ रहे हो ध्यान, लेकिन तुम्हारा माइंड जो है ना, माइंड तुम्हारा मैथ पर टिका है कि अरे वो क्वेश्चन मेरे से सॉल्व नहीं हुआ, मुझे वो क्वेश्चन सॉल्व करना है, और तुम अपना करते जा रहे हो। वो भी सेंस नहीं कि तुम भाई पढ़ नहीं रहे हो, पढ़ रहे हो लेकिन माइंड तुम्हारा यहाँ नहीं है। तो इसके लिए ये बात लेखक ने कही है। तो दिस मैकेनिज्म ऑफ रीडिंग becomes altogether automatic at an early period of life and can be performed irrespective of attention. क्या कह रहा है, this mechanism, mechanism यानी संचालित होना, तो this mechanism of reading, अध्ययन जो इस तरह से संचालित किया जाता है, जो स्वचालित हो जाता है कि दिमाग कहीं और है फिर भी हम पढ़ रहे हैं, यह जो अध्ययन
जो स्वचालित हो जाता है, becomes altogether automatic, जो अपने आप ही हम अध्ययन करने लग जाते हैं at an early period of life, जीवन के प्रारंभिक वर्षों में हम ऐसा करना प्रारंभ कर देते हैं। मान लो 5th क्लास में पढ़ना हमें आता है, दिमाग कहीं और है, क्या पढ़ रहे हैं वो पता नहीं, पढ़ रहे हैं इतना पता है, ये पढ़ना रियल में नहीं माना जाता। एंड कैन बी परफॉर्म इरेस्पेक्टिव यानी ऑफ अटेंशन, इरेस्पेक्टिव ऑफ अटेंशन, इरेस्पेक्टिव का होता है के बिना, अटेंशन यानी ध्यान, और एंड कैन बी परफॉर्म्ड, और इसे परफॉर्म किया जा सकता है, प्रस्तुत किया जा सकता है, इसको पढ़ा जा सकता है बिना ध्यान लगाए, बिना ध्यान लगने हुए भी आप सामने रखी हुई पुस्तक को पढ़ सकते हो। आपका ध्यान यहाँ रहना जरूरी नहीं है, आप पढ़ सकते हो लेकिन समझ नहीं सकते, क्या पढ़ा वो पता नहीं, पढ़ लिया इतना पता है। कई बार क्लास में हमारे साथ होता है ना, टीचर्स पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, अचानक कोई क्वेश्चन पूछ देते हैं, हम जवाब नहीं दे पाते, कारण हमारा ध्यान कहीं और होता है, वो ध्यान की बात करता है यहाँ पे कभी। तो neither can I call it reading to extract the narrative portion of a text from the text, rest simply for one's personal amusement, or in other words to read a book for the story। तो राइटर क्या कह रहे हैं, neither can I call it, ना तो मैं इसको पुकार सकता हूँ, कह सकता हूँ, reading to extract यानी अलग से निकाल कर पढ़ना, क्या द नैरेटिव पोर्शन, घटना क्रम के वर्णन को, ऑफ ए टेक्स्ट किसी पुस्तक के, फ्रॉम द रेस्ट सिंपली फॉर वंस पर्सनल अम्यूजमेंट, व्यक्तिगत मनोरंजन के लिए किसी पुस्तक के किसी घटना को निकाल कर पढ़ने को मैं सही अर्थ में पढ़ना नहीं कह रहा हूँ। हमारे पास ये पुस्तक है, 11 चैप्टर है, इसमें हमने इसमें से 3rd चैप्टर निकाला, हम ये पढ़ेंगे, अच्छा चैप्टर, अच्छा क्या है उसमें, कहानी अच्छी लगी हमें, चैप्टर अच्छा है नहीं मतलब कहानी अच्छी लगी, तो मैं इसको पढ़ना नहीं कहूँगा। राइटर कह रहा है ये सही अर्थों में पढ़ना नहीं है, हमने पूरे चैप्टर में से एक पैरा पढ़ लिया, एक चैप्टर पढ़ लिया, नहीं, ये सही अर्थों में पढ़ना नहीं है। तो और इन अदर वर्ड्स या दूसरे शब्दों में टू रीड ए बुक फॉर द स्टोरी, किसी पुस्तक को कहानी के लिए पढ़ना नहीं माना जाता। भाई पुस्तक आने के लिए कहानी पढ़ना, कहानी नहीं पढ़नी हमें पुस्तक पढ़नी है, उसमें क्या है उसको अंडरलाइन करना है, उसको समझना है। हम पेंसिल हाथ में क्यों रखते हैं, ताकि हम अंडरलाइन कर सकें, ये चीजें काम आती है, यहाँ ये क्वेश्चन बन रहा है हमने अंडरलाइन किया, वो पढ़ना है। अरे हम तो अम्यूजमेंट के लिए पढ़ रहे हैं, मन बहलाने के लिए पढ़ रहे हैं, ऐसा हमें नहीं करना है। तो यह most of the reading that is done in the world is done in exactly this way। फिर भी अधिकांश जो पढ़ा जाता है that is done in the world, जो संसार में अध्ययन करवाया जाता है या अध्ययन किया जाता है, is done in exactly this way, बिल्कुल इसी तरह से किया जाता है। संसार में अधिकांश लोग जो पढ़ते हैं वो अधिकांश लोग इसी तरीके से पढ़ते हैं, मन बहलाने के लिए पढ़ते हैं, बुक को कहानियों के रूप में पढ़ते हैं, सिर्फ स्टोरी के रूप में, बाकी कोई सेंस नहीं है। तो क्या कह रहा है, 1000 and 1000 of books are bought every year, प्रति वर्ष हर साल हजारों पुस्तकें खरीदी जाती है, ये भी एक फैक्ट है, हजारों पुस्तकें हर साल खरीदी जाती है। एवरी मंथ, हर महीने खरीदी जाती है। आई माइट इवन से एवरी डे, और राइटर कह रहा है कि मैं तो इतना तक कहूंगा कि हर दिन, प्रतिदिन पुस्तकें खरीदी जाती है। बाय पीपल हु डू नॉट रीड एट ऑल, उन लोगों के द्वारा जो इन किताबों को बिल्कुल नहीं पढ़ते, बस सिर्फ मैं उसको सजाने के लिए, डेकोरेट करने के लिए, मेरे पास ये पुस्तक है, मेरे पास वो पुस्तक है, हम केवल उसके लिए पुस्तक परचेज कर रहे हैं। हमारे घर में मिल जाएगी हजारों पुस्तक है, लेकिन पूछा जाए कि भाई इसमें से कितनी पुस्तक पढ़ी है, हम गप भली मार लेंगे कि हाँ ये वाली पुस्तक मैंने पढ़ी है। अगर कोई पूछ ले क्या है उस पुस्तक में बताओ, तो हमारे मुंह से वर्ड नहीं निकलेगा, वो बात कही जा रही है।
they only think this they read. They only think, वे लोग जो इन पुस्तकों को लिखते हैं वे केवल सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि they read, वे पढ़ते हैं। वे लोग केवल इतना ही सोचते हैं, हाँ हम पढ़ते हैं। They buy books just to amuse themselves. वे पुस्तकें खरीदते हैं केवल अपना मनोरंजन करने के लिए, अम्यूजमेंट के लिए खरीदते हैं और उनका कोई दूसरा सेंस नहीं होता। टू किल टाइम, समय वेस्ट करने के लिए, समय बर्बाद करने के लिए, टाइम पास करने के लिए किताबें खरीदते हैं। एज दे कॉल इट, जैसे कि वे इसको पुकारते हैं क्या, टू किल टाइम। हम इसको क्या कह सकते हैं, समय बर्बाद करना। अब अंडरलाइन करना, इन 1 hour or 2 देयर आई हैव पास ओवर ऑल द पेजेस। 1 या 2 घंटे में उनकी आंखों के सामने से कई सारे पेज निकल लेते हैं। हम कोई इतनी सारी पुस्तक लेके बैठे, पेज पलटते हैं, हाँ ये चित्र अच्छा है, हाँ ये स्टोरी अच्छी है, हम ऐसा करते हैं। 1-2 घंटे में पूरी किताब कंप्लीट पढ़ ली हमने। ये राइटर कह रहा है कि हम अम्यूजमेंट कर रहे हैं, हम मन बहला रहे हैं, हम पढ़ नहीं रहे वहां पे, ये कहा जा रहा है। तो ये कह रहा है in 1 hour or 2 their eyes have passed over all the pages and there is left in their mind a vague idea or two about what they have been looking at and this they really believing is reading. तो and there is left in their minds, और उनके दिमाग में केवल शेष रह जाता है क्या, ए वैग आइडिया, एक अस्पष्ट सा विचार केवल उनके दिमाग में शेष रह जाता है और कुछ नहीं। विचार कैसा, अस्पष्ट, जो स्पष्ट नहीं होता, ऐसे विचार उनके दिमाग में रह जाते हैं उन पुस्तकों को पढ़ने के बाद। और 2 अबाउट व्हाट दे हैव बीन लुकिंग एट, जिन चीजों के तरफ वे देख रहे थे, जिन अपने क्या कहते हैं पिक्चर्स है, जो इंसिडेंट है, कोई बुक है जिसकी तरफ वे देख रहे थे, अब तक 1-2 घंटे उन्होंने पढ़ा है, उसमें उसके प्रति अस्पष्ट से विचार 1 या 2 उनके दिमाग में रह ही जाते हैं। एंड दिस दे रियली बिलीविंग इज रीडिंग, और यही है जिनको लोग वास्तव में विश्वास करते हैं कि उन्होंने पढ़ लिया, लेकिन ऐसा पढ़ना नहीं माना जाता। लोग सोचते हैं, विश्वास करते, बिलीव करते हैं हमने पढ़ लिया, लेकिन यह पढ़ना नहीं। Nothing is more common than to be asked, have you read such a book? Nothing is more common, ये अत्यधिक सामान्य बात नहीं रह गई है than to be asked, जहां तक पूछा जाता है। कोई सामान्य बात नहीं है, आमतौर पर पूछ लिया जाता है। क्या पूछा जाता है, have you read such a book? क्या तुमने फलानी किताब पढ़ी है, इस प्रकार की क्या तुमने कोई पुस्तक पढ़ी है? तो और to hear somebody say I have read such and such a book, और कुछ लोगों को ये कहते हुए सुना जाता है कि मैंने उस पुस्तक को पढ़ा है, मैंने उस पुस्तक को पढ़ा है। इस प्रकार लोगों के द्वारा कहा जाता है। हम पूछते हैं तुमने गीता पढ़ी है, कुछ कहते हैं हाँ गीता पढ़ी है। ये मतलब उन लोग क्या कहते हैं, आंसर निकल जाता है हाँ पढ़ी है। पता है कौन सा क्वेश्चन पूछेगा, इसको खुद को नहीं पता होगा, ये सोचकर लोग क्या कर देते हैं, लोग आंसर दे देते हैं हाँ हमने पढ़ी है। बट दीज पर्सन डू नॉट स्पीक सीरियसली, लेकिन ये लोग गंभीर रूप से नहीं बोलते हैं, नॉर्मली हाँ पढ़िए, लेकिन लोग अपने बात पर क्या है, अडिग नहीं है, सीरियस नहीं है, वो बस मजाक में बोल देते हैं हाँ हमने पढ़ी है। आउट ऑफ 1000 persons, हजारों लोगों में से कुछ लोग जो कहते हैं आई हैव रीड दिस, मैंने इसे पढ़ा है, और आई हैव रीड दैट, मैंने उसको पढ़ा है। कई लोग कहते हैं, हजारों लोगों से मैंने इसको पढ़ा है, मैंने उसको पढ़ा है। देयर इज नॉट वन, परहैप्स शायद ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है who is able to express any opinion, express यानी व्यक्त करना, opinion यानी विचार, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो अपने विचारों को व्यक्त करने में समर्थ हो। उसने क्या पढ़ा, क्या समझा, उसको एक्सप्रेस करने में एबल हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। What hearing about what he has been reading, what hearing सुनने के योग्य जो भी उन्होंने पुस्तक में पढ़ा है,
उसके बारे में सुनने के योग्य उनमें से कोई भी एक्सप्रेशन उनके मन में, ओपिनियन उनके मन में नहीं है। Many a time I hear students say that they have read certain books. Many a time, कई बार मैंने विद्यार्थियों को यह कहते हुए सुना है कि उन्होंने निश्चित पुस्तक को पढ़ लिया है। कई बार हम कहते हैं ना, कई विद्यार्थी कहते हैं सर साइंस पुस्तक मैंने पूरी पढ़ ली, मैथ में मैंने कुछ सारे सवाल आते हैं। कई बार हमें यह स्टूडेंट से कहते हुए सुना जाता है। उसके लिए क्या कह रहा है? But if I ask them some questions regarding the books, राइटर कह रहा है कि लेकिन मैं यदि उनसे उस पुस्तक से संबंधित कुछ प्रश्न अगर उनसे पूछता हूं, I find that they are not able to make any answer, तो मैं ये पाता हूं कि वे किसी भी आंसर को देने में समर्थ नहीं हो पाते। कह तो देते हैं हमने पढ़ लिया, लेकिन जब उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो प्रश्न का जवाब उनके दिमाग में आता ही नहीं है, वो रिप्लाई दे ही नहीं पाते। और एट बेस्ट दे विल ओनली रिपीट समथिंग दैट समबडी एल्स हैज सेड अबाउट व्हाट दे थिंक दैट दे हैव बीन रीडिंग। और एटलीस्ट और एट बेस्ट, और सबसे अधिक अच्छा क्या होता है कि दे विल ओनली रिपीट समथिंग, वे कुछ चीजों को दोहरा देते हैं that somebody else has said about, जो कुछ लोग उन चीजों के बारे में कहते आए हैं, they think that, कि वे सोचते हैं कि they have been reading, उन्होंने अध्ययन किया है। जो लोग अध्ययन करते हैं, जिस आंसर को लोग बोलते हैं, कुछ लोग क्या होते हैं उसी आंसर को सुन के और उसी को रिपीट करना शुरू कर देते हैं। नया आंसर उनके मन में नहीं आता, बस जो सुना सुनाया है उसी को सामने वापस बोल देते हैं। उन्होंने खुद ने कोई प्रयत्न नहीं किया कि हम इसका कोई और अच्छा आंसर सर्च करें, ऐसा कुछ नहीं करते हैं वो लोग। तो बट दिस इज नॉट पेक्यूलियर टू स्टूडेंट, पेक्यूलियर यानी विशेष लाभ। तो इससे विद्यार्थियों को कोई विशेष लाभ नहीं होता है कि भाई पढ़ा है नहीं आपने, ऐसी जो सर ने बताया बस आप केवल उसी को रिपीट कर रहे हो। आपके दिमाग में भी कुछ होना चाहिए, आपने भी पढ़ा है, आपको भी कुछ अपने मन से लिखकर उसका आंसर देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इट इज इन ऑल कंट्रीज द वे दैट द ग्रेट पब्लिक डिवोर्स बुक्स, इट इज इन ऑल कंट्रीज, और यही सारे देशों में होता है जिस तरीके से उस महान पब्लिक डिवोर्स बुक इसी तरीके से किताबों को डिवोर्स करती है, पढ़ती है। सारे देश में ऐसे होता है, ऐसा नहीं कि केवल इंडिया में होता है, पूरे वर्ल्ड में इस तरह ही होता है। इसी तरीके से लोग पुस्तक को पढ़ते हैं ओनली अम्यूजमेंट के लिए। आई वुड से दैट द डिफरेंस बिटवीन, अंडरलाइन कर लेना है, क्वेश्चन का आंसर है ये। आई वुड से दैट द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेट क्रिटिक and the common person is chiefly that the great critic knows how to read and that the common person does not। तो इसने कहा है डिफरेंस बताया किसमें, क्रिटिक और कॉमन पर्सन। क्रिटिक क्या होता है? साहित्य का, जिसको हर अपने जो भी साहित्य से, जिस साहित्य से वो रिलेटेड है उसका ज्ञान उसको होता है, उसको लिटरेचर कहते हैं। तो आई वुड से दैट, मैं कहना चाहूंगा कि अंतर एक महान साहित्यिक और साधारण व्यक्ति में जो अंतर है वो चीफली मुख्य रूप से है कि द ग्रेट क्रिटिक नोज हाउ टू रीड। महान साहित्यकार को जानता है कि किस तरह से पढ़ा जाता है, इसलिए उसको साहित्यकार कहते हैं, क्योंकि उसको पढ़ना आता है। एंड दैट द कॉमन पर्सन डज नॉट, और साधारण व्यक्ति को ये बात नहीं आती। साधारण व्यक्ति जानता ही नहीं है किस तरह पढ़ा जाता है, लेकिन उस व्यक्ति को जरूर ये बात आती है। नो मैन इज रियली एबल टू रीड ए बुक हु इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस एन ओरिजिनल ओपिनियन रिगार्डिंग द कंटेंट्स ऑफ ए बुक। नो मैन इज रियली, कोई व्यक्ति वास्तव में समर्थ नहीं हो पाता पढ़ने के लिए एक पुस्तक को, हु इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस एन ओरिजिनल ओपिनियन, जो वास्तविक मान्यता को, वास्तविक ओपिनियन को
व्यक्त करने में समर्थ नहीं हो सकता, वास्तव में वह व्यक्ति पढ़ना जानता नहीं है। रिगार्डिंग द कंटेंट्स ऑफ ए बुक, कंटेंट यानी विषय वस्तु, किताब के संबंध में जो विषय वस्तु है, अगर उसके बारे में उसके मन में कोई ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए नहीं है, इसका मतलब वह व्यक्ति पढ़ने में समर्थ नहीं है। आपने अब ये चैप्टर पढ़ा है, लास्ट में अगर इस चैप्टर से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, अगर आपने आंसर सटीक दिया है, इसका मतलब आप पढ़ने में एबल हो। अगर आपने आंसर नहीं दिया, इधर उधर देखने लगे, इसका मतलब क्या हुआ, आप पढ़ने में एबल नहीं हो, आप केवल यहाँ टाइम पास करने के लिए बैठे हो, आप अम्यूजमेंट करने के लिए बैठे हो, ये बात कही जाती है। हम आप आगे बढ़ते हैं। सेकंड पैराग्राफ, नो डाउट यू विल थिंक दैट दिस स्टेटमेंट ऑफ द केस कंफ्यूजेस रीडिंग विद स्टडी। नो डाउट, कोई संदेह नहीं है, यू विल थिंक दैट, आप सोचोगे कि यह जो कथन ऑफ द केस कंफ्यूजेड, जो इस मामले में भ्रमित करता है, यह जो कथन दिया गया ऊपर अभी आपको, यह कथन जो पढ़ने के मामले में कंफ्यूज करता है, भ्रम पैदा करता है, रीडिंग पढ़ने के मामले में, विद स्टडी अध्ययन के साथ, रीडिंग विद स्टडी अध्ययन का साथ पढ़ने के मामले में, यह स्टेटमेंट हमारे मन में क्या कंफ्यूज करता है। यू माइट से, तुम कह सकते हो, व्हेन वी रीड हिस्ट्री और फिलोसॉफी और साइंस, देन वी डू रीड वेरी थ्रूली, स्टडिंग ऑल द मीनिंग एंड बियरिंग ऑफ द टेक्स्ट स्लोली एंड थिंकिंग अबाउट। तो क्या कह रहा है, व्हेन वी रीड हिस्ट्री और फिलोसॉफी और साइंस, जब हम इतिहास की पुस्तक, दर्शन शास्त्र की पुस्तक या विज्ञान की पुस्तक को पढ़ते हैं, then we do read very thoroughly यानी ध्यान से, तो हम बहुत ही ध्यान से इन पुस्तकों को पढ़ते हैं। स्टडिंग ऑल द मीनिंग, सभी अर्थों का अध्ययन करते हैं, एंड बियरिंग, और तात्पर्यों का भी अध्ययन करते हैं, ऑफ द टेक्स्ट, उस पुस्तक के जो भी अर्थ हैं, जो तात्पर्य है, हम उनका अध्ययन करते हैं अच्छी तरीके से, स्लोली, धीरे धीरे, एंड थिंकिंग अबाउट इट, और उसके बारे में सोचते हुए हम उसका अध्ययन करते हैं। हम साइंस की पुस्तक, फिलोसॉफी की पुस्तक, हिस्ट्री की पुस्तक पढ़ते हैं, जो हमारे कोर्स से रिलेटेड बुक्स हैं, उनको तो बड़े ध्यान से पढ़ते हैं, एक एक वर्ड को हम अंडरलाइन करते हैं, उसको समझते हैं कि क्या पढ़ाया जा रहा है, हम इनको तो इस तरह से पढ़ते हैं। और दिस इज ए हार्ड रीडिंग, यह क्या है, ये एक कठिन अध्ययन माना जाता है। कठिन अध्ययन की परिभाषा यही है कि आप जो पढ़ रहे हो, एक एक मीनिंग आपको आना चाहिए, क्या एक्सप्रेशन दिया जा रहा है, वो एक्सप्रेशन आपके माइंड में रहना चाहिए। ये क्या है, ये हार्ड रीडिंग है, अंडरलाइन कर लेना, आया हुआ है किस नंबर, ये तो हो गया हार्ड रीडिंग। बट व्हेन वी रीड ए स्टोरी और ए पोयम आउट ऑफ क्लास आवर्स, वी रीड फॉर अम्यूजमेंट। लेकिन जब हम किसी कहानी या किसी पोयम की पुस्तक को क्लास आवर्स के बाद पढ़ते हैं, इट मीन्स स्कूल आवर्स जो है, क्लास आवर्स आपका, उसके बाद आप घर गए या कहीं फ्रेंड के घर गए, आपने किसी पुस्तक को पढ़ा, जो स्टोरी हो, पोयम्स की पुस्तक हो, उसके बारे में कह रहा है, जिन पुस्तकों को आप पढ़ते हैं, वी रीड फॉर अम्यूजमेंट, तो उन पुस्तकों को हम केवल अम्यूजमेंट करने के लिए पढ़ते हैं, मन बहलाने के लिए, टाइम पास करने के लिए पढ़ते हैं, और हमारा कोई दूसरा सेंस नहीं है। और उसी के अलावा हम अगर हमारे कोर्स से रिलेटेड बुक्स पढ़ रहे हैं, हम उनको ध्यान से पढ़ रहे हैं, वो तो हमारा हार्ड रीडिंग, और ये क्या है, ये ओनली अम्यूजमेंट है। अपने क्या कहते हैं, अम्यूजमेंट एंड स्टडी आर टू डिफरेंट थिंग। मन बहलाना और अध्ययन करना दो अलग अलग चीजें। हम कहे मन बहलाना भी अध्ययन ही है, नहीं, ये बात गलत है। मन बहलाने के लिए हम उसको याद करने का प्रयत्न नहीं करते, हम उसकी एक एक मीनिंग को समझने का प्रयत्न नहीं करते। लेकिन जब हम हार्ड रीडिंग करते हैं, हाँ पता है ये सेंटेंस हमारे एग्जाम में आ सकता है, ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकता है, हम एक एक वर्ड को समझते हैं, हम अंडरलाइन करते हैं, पूछते हैं, वो है हार्ड रीडिंग। तो दोनों डिफरेंट थिंग्स है। आई एम नॉट श्योर दैट यू ऑल थिंक दिस। मुझे विश्वास नहीं है या मैं निश्चित नहीं हूं कि आप सभी ऐसा ही सोचते हैं। राइटर कह रहा है भाई ऐसी थिंकिंग तो मेरी है, मैं मानता हूं
कि हार्ड रीडिंग और अम्यूजमेंट रीडिंग में डिफरेंस है, और डिफरेंस क्या है वो भी बता दिया। तो लेखक कह रहा है मेरा ओपिनियन ये है और आपका क्या है वो मुझे नहीं पता, बट यंग मैन जनरली डू थिंक सो, लेकिन युवा व्यक्ति जो है वो सामान्य रूप से ऐसा सोचते हैं, ऐसा ही करते हैं वो लोग। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट एवरी बुक वॉज रीडिंग आउट टू बी रीड इन प्रीसियसली द सेम वे दैट ए साइंटिफिक बुक इज रीड, नॉट सिंपली फॉर अम्यूजमेंट, एंड एवरी बुक वॉज रीडिंग should have the same amount of value in it that a scientific book has, though the value may be of a totally different kind. For after all, a good book of fiction or romance or poetry is a scientific work. क्या कह रहा है? ये कह रहा है as a matter of fact, तथ्य की बात यह है कि every book was reading, हर पुस्तक, प्रत्येक पुस्तक पढ़ने के योग्य है, इसलिए उसको पुस्तक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो क्या है, पढ़ने के योग्य है, और टू बी रीड, और उसको पढ़ना भी चाहिए। इन प्रीसियसली, बिल्कुल वैसे ही, द सेम वे दैट ए साइंटिफिक बुक इज रीड, जिस तरीके से विज्ञान की पुस्तक को पढ़ा जाता है उसी तरीके से हर पुस्तक को पढ़ना चाहिए। नॉट सिंपली फॉर अम्यूजमेंट, केवल मन बहलाने के लिए नहीं, मन बहलाने के लिए मत पढ़ो आप उसको हार्ड स्टडी करो, हार्ड रीडिंग करो उसको आप। एंड एवरी बुक, और प्रत्येक पुस्तक, वॉज रीडिंग, जो पढ़ने के योग्य है, हर पुस्तक जिसको कि पढ़ने के योग्य माना जाता है, शुड हैव द सेम अमाउंट ऑफ वैल्यू, जिनमें या जिन पुस्तकों को समान महत्व का कहा गया है, समान महत्व हमें उन पुस्तकों को देना चाहिए। ऐसे कि हमने मैथ की पुस्तकों को वैल्यू ज्यादा दे दी, हिंदी की पुस्तकों को वैल्यू कम दे दी, हमें ऐसा करना नहीं चाहिए। समान वैल्यू होनी चाहिए, सेम अमाउंट ऑफ वैल्यू होना चाहिए। इन इट दैट ए साइंटिफिक बुक हैज, जैसा महत्व हम साइंस की पुस्तक को देते हैं, वैसा ही वैल्यू, वैसा ही महत्व, वैसा ही इंपॉर्टेंस हर पुस्तक को देना चाहिए। तो द वैल्यू may be of a totally different kind, यद्यपि जो महत्व है वो पूरी तरह से भिन्न हो सकता है, क्योंकि हम भी मानते हैं साइंस की पुस्तक को पढ़ने के लिए मतलब काफी हार्ड स्टडी करना पड़ता है, और उतना ही हार्ड स्टडी हमें हिंदी में या इंग्लिश में नहीं करना पड़ता। इसलिए वैल्यू जो है वो वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, लेकिन वैल्यू तो वैल्यू होती है। फॉर आफ्टर ऑल, आखिरकार एक गुड बुक ऑफ फिक्शन, फिक्शन यानी कहानी, और रोमांस, रोमांस यानी रोमांचक अनुभव की कोई भी किताब, और पोइट्री या किसी पोएम संबंधी जो भी बुक्स हैं, इज ए साइंटिफिक वर्क। वो क्या है, वो वैज्ञानिक वर्क मानी जाती है। कोई भी पोएम को इजीली लिख लेगा क्या? पहले ये बताओ, नहीं लिख पाएगा ना, वो एक साइंटिफिक वर्क है। उसके लिए जो भी राइटर है, पोइट है, उसको अपना माइंड लगाना पड़ता है, और माइंड लगा के, ध्यान लगा के फिर वो उसको लिखता है। इसका मतलब वो क्या है, समय की कसौटी पर खरी उतरी हुई मानी जाती है, इसलिए उसको साइंटिफिक वर्क कहा जाता है। It has been composed according to the best principle of more than one science, but especially according to the principle of the great science of life, the knowledge of human nature। तो क्या कह रहा है, It has been composed, इसको कंपोज किया जाता है, इसकी रचना की जाती है, इसको लिखा जाता है। क्यों? According to the best principle of more than one science, साइंस के एक से अधिक सिद्धांतों के आधार पर, एक सिद्धांत यूज नहीं किया जाता, साइंस के एक से अधिक सिद्धांत, प्रिंसिपल इसमें यूज किए जाते हैं, और उन प्रिंसिपल्स के आधार पर इन पुस्तकों को, इन बुक्स को कंपोज किया जाता है। बट स्पेशली, लेकिन विशेष रूप से, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ द ग्रेट साइंस, लेकिन विशेष रूप से जो महान साइंस की पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों के सिद्धांतों के आधार पर, वो भी कौन सा सिद्धांत, ऑफ लाइफ,
विज्ञान का जो जीवन है, जो लाइफ है हमारी, उन सिद्धांतों के आधार पर उन पुस्तकों को लिखा जाता है। द नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर, मानव का जो व्यवहार है, मानव का जो ज्ञान है, उस ज्ञान के आधार पर इन पुस्तकों को लिखा जाता है। इसलिए हम सोचते हैं कि स्टोरी बुक को हम कम वैल्यू दें, ऐसा नहीं है। वो साइंटिफिक वर्क है, वो बुक या उस बुक का जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो हमें कुछ ना कुछ ज्ञान देकर जरूर जाएगा। तो इस तरह हमने यहाँ तक आज पढ़ा, हम इसको यहीं अभी एक बार फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे आपको कल पढ़ाएंगे। आपका रेस्पॉन्स अच्छा है, आप वर्क कर रहे हैं, सेंड भी कर रहे हैं वर्क। 2-4 बच्चे जो वर्क नहीं कर रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, वर्क दोबारा नहीं करवाया जाएगा। इसलिए सब अपना अपना वर्क कंप्लीट करके और सेंड करें, हमें पता चले कौन कौन वर्क कर रहा है, कौन वर्क नहीं कर रहा है। 80% स्टूडेंट्स का वर्क मेरे पास आ चुका है। जो 20% रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं वो भी सुन लें। आप अपना वर्क जल्दी से जल्दी करके और मुझे सेंड करें।